बच्चों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका बीना बायोलॉजी में। आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम, जो कि चैप्टर 12th क्लास का है। नीट के लिए और बोर्ड के लिए दोनों के लिए ही क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से क्या आते हैं, सवाल आते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बेटा। इकोसिस्टम बेटा, पहला ही जो वर्ड है यही सवाल आया हुआ है। इकोसिस्टम, ये जो टर्म है देने वाले का नाम आया हुआ है, क्या नाम है, एजी टेंसले। ये नाम आपको नोट करना है नोटबुक के अंदर। अगर हम बात करें इकोसिस्टम होता क्या है, तो इकोसिस्टम हम बताएंगे कि इंटरेक्शन होता है। किस किस के बीच का इंटरेक्शन होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच का इंटरेक्शन होता है। अब बायोटिक क्या होता है, बायोटिक को हम कहते हैं लिविंग, कि जो लिविंग कंपोनेंट है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, उसको हम क्या कह देंगे, बायोटिक कंपोनेंट। और जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसका मतलब होगा नॉन लिविंग। अगर हम बायोटिक में बोले, बायोटिक में क्या क्या आ सकता है, प्रोड्यूसर आ सकता है, कंज्यूमर भी और डिकम्पोजर भी। अगर एबायोटिक की बात करें, विंड आ सकता है, सनलाइट आ सकता है, उसके अलावा सोइल आ सकता है, उसके अलावा टेम्परेचर भी आ सकता है। ये सब कुछ किस में आ जाएगा, एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे। अब इस चैप्टर के अंदर अगर मैं बेसिक बताऊं हमें पढ़ना क्या क्या है, तो हमें पढ़ना है प्रोडक्टिविटी के बारे में, उसके अलावा हमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन, उसके अलावा एनर्जी फ्लो एंड देन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इन सबको पढ़ने से पहले एनसीईआरटी को अगर हम देखते हैं, उसमें क्या दे रखा है कि जो इकोसिस्टम है वो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि जमीन पे कौन कौन से इकोसिस्टम है, और एक्वेटिक मतलब पानी में कौन कौन से इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया। अगर एक्वेटिक की बात करें, पोन्ड हो गया, वेटलैंड हो गया, एस्चुरी हो गया। अगर मैन मेड इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें भी दोनों है, एक टेरेस्ट्रियल भी बता रखा है और एक्वेटिक भी बता रखा है। टेरेस्ट्रियल में कौन हो जाएगा एग्जाम्पल, इसका क्रॉपफील्ड हो जाएगा। एक्वेटिक में इसका एग्जाम्पल एक्वेरियम हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम बात करें आगे, जो मैंने अभी बोला इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है एक टॉपिक, उसके अंदर दो चीजें अपने को पढ़नी है। एक हमें पढ़ना है स्पीशीज कंपोजिशन, एक पढ़ना है स्पीशीज कंपोजिशन, उसके अलावा हमें पढ़ना है स्ट्रेटिफिकेशन, एक हमें पढ़ना है स्ट्रेटिफिकेशन। स्पीशीज कंपोजिशन, ध्यान से सुनना, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है बच्चों। स्पीशीज कंपोजिशन मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में कितने प्लांट्स उसमें रह रहे हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। तो हम इसमें अगर हम कहें आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उनको जो प्लांट है उनको आइडेंटिफाई करना और उनको नंबर देना। इन्यूमरेशन का मतलब होता है नंबर, कि कितने नंबर में वो प्रेजेंट है, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, उसको हम कह देते हैं स्पीशीज कंपोजिशन। उसके बाद आता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में एक वर्ड आ रहा है स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम कहें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किसका, स्ट्रेटा का, तो वो कहलाता है स्ट्रेटिफिकेशन। क्या किया है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अगर मैं बताऊं कैसे किया है, तो जो ट्री है वो किस में आ रखे हैं, टॉप स्ट्रेटा में आते हैं। अगर मैं कहूँ एक फॉरेस्ट हमने लिया है तो ट्री किस में आते हैं, टॉप वाले लेयर्स में आते हैं। जो श्रब है वो किस में आती है, सेकेंड वाली लेयर में आती है। और जो हर्ब है वो किस में आती है, बॉटम में आती है। तो यही ट्रिक है, बी से बॉटम याद रखना, बी से हर्ब वाला याद रखना, एस से सेकेंड याद रखना, एस से श्रब याद करना, टी से ट्री याद करना, टी से टॉप लेवल याद करना। आगे अगर हम पढ़े प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी नाम में क्या आ रहा है, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी। वर्ड आ रहा है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि कोई कुछ ना कुछ तो बना रहा होगा। अब कौन क्या बनाता है, प्लांट ही तो बनाते हैं। अगर हम कहें भैया इतनी जनता है अर्थ के ऊपर, उन सबका खाना पानी का ध्यान कौन रख रहा है, प्लांट्स ही तो रख रहे हैं, प्लांट ही तो खाना बना रहे हैं। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी हैं, बिल्कुल है जी, जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन प्रोसेस तो दोनों में ही कॉमन है, क्या, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें सनलाइट चाहिए होती है। ये जो फोटोसिंथेसिस करता है उसको तो सनलाइट चाहिए, तभी वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तभी वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। किस चीज का प्रोडक्शन करेगा, फूड का प्रोडक्शन करेगा।
प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। अगर मैं इसको एक और सिंपल भाषा में बताऊं कि प्रोडक्टिविटी क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन, कि कितनी रेट है प्रोडक्शन करने की, उसको हम क्या कह देंगे, प्रोडक्टिविटी कह देंगे। अब एक आता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब कि जो पहले बनेगी, सेकेंडरी मतलब जो बाद में बनेगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन करेगा, प्लांट्स करेंगे। सेकेंडरी कौन करेगा, कंज्यूमर करेंगे। जब कंज्यूमर को नया ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कह देंगे। प्राइमरी जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह देते हैं। अगर हम कहें इसी के अंदर एक होता है जीपीपी और एक होता है एनपीपी, तो ये क्या होते हैं, आओ देखते हैं। जीपीपी की फुल फॉर्म आनी चाहिए ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस का मतलब ही बच्चों क्या होता है, टोटल। ग्रोस का मतलब ही क्या होता है, टोटल, कि प्लांट ने कितना कुछ बनाया है तो क्या हो जाएगा, ग्रोस हो जाएगा। अब प्लांट जो कुछ भी उसने बनाया क्या सब कुछ दूसरे को दे दे, ऐसा तो नहीं होगा, वो खुद के भी तो खर्चे निकालेगा। तो जीपीपी में से अगर माइनस कर देते हैं आर, आर का मतलब है रेस्पिरेटरी लॉस। ध्यान से सुनना, नीट में आया हुआ सवाल है। जीपीपी का मतलब है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से अगर हमने आर माइनस कर दिया, आर का मतलब है रेस्पिरेटरी लॉस, इज इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो अवेलेबल होती है कंज्यूम करने के लिए, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आएंगे वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, आगे अगर हम बात करें कि भैया प्रोडक्टिविटी तो हमने देख लिया, इसको हम एक्सप्रेस किस टर्म में करते हैं, इसको हम वेट में करते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। प्रोडक्टिविटी की बात कर रही हूँ। और एनर्जी को किस में करते हैं, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर पूरे अर्थ पे बात करें कि भैया अर्थ जो है ग्लोबल इकोसिस्टम है, अर्थ के ऊपर जो ज्यादातर एरिया है वो किसने कवर कर रखा है, वाटर ने कवर कर रखा है। कितना परसेंट, 70%। लैंड पे कितना है, 30% एरिया जो है लैंड ने कवर कर रखा है। अगर इसकी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो हमें तो यही लगता है कि भैया जिसने ज्यादा एरिया कवर कर रखा है वही ज्यादा प्रोडक्शन भी कर रहा होगा, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। जो 70% एरिया वाटर ने कवर कर रखा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के मामले में 55 बिलियन टन ही है। और जो हमें लगता है कि लैंड से 30% है, क्या ही प्रोड्यूस कर रही होगी, तो भैया यही यहाँ पे 115 बिलियन टन प्रोड्यूस करती है। ये याद रखना है। अगर हम अगले टॉपिक पे जाएं, अगला टॉपिक क्या है, डीकंपोजिशन। अब डीकंपोजिशन में एक वर्ड आ रहा है डीकंपोजर, डीकंपोज। डीकंपोज का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, क्या, कि यहाँ पे कौन आएगा, फंजाई आएगा और बैक्टीरिया तो आएगा ही आएगा। फंजाई आएगा और क्या आएगा, बैक्टीरिया आएगा। फंजाई आएगा और बैक्टीरिया आएगा डिकम्पोज करने के लिए। अब डिकम्पोज कैसे करते हैं भैया, किसके ऊपर एक्ट करते हैं, डिकम्पोज किस पे, डिकम्पोजर किस पे एक्ट करते हैं, डेट्रिटस पे एक्ट करते हैं। डेट्रिटस क्या होता है, डेड रिमेन्स होते हैं। डेट्रिटस क्या होता है, डेड रिमेन्स, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको हम कह देते हैं डेट्रिटस। डिकम्पोजर्स आके एक्ट करना शुरू करेंगे। इसके डिकम्पोजिशन में कुछ स्टेप है जिसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, FLCHM, फलचम से। F का मतलब है फ्रेगमेंटेशन, L का मतलब है लीचिंग, C का मतलब है कैटाबोलिज्म, H का मतलब है ह्यूमिफिकेशन एंड देन मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन, अब कोई बड़ा है डेट्रिटस, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना पड़ेगा, वही क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तोड़ दिया, यहाँ पे कौन आएगा, अर्थफॉर्म आ गया है। अगला स्टेप है लीचिंग। लीचिंग में क्या होगा, लीचिंग का मतलब है जैसे लीच होती है, खून चूस लेती है, वैसे ही भैया उस जो डेट्रिटस था उसके अंदर कौन आएगा, कुछ सोल्यूबल सब्सटेंस भी मिलेंगे, ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा जो वाटर सोल्यूबल होगा। तो अगर बारिश आ रही है तो उसमें जो वाटर सोल्यूबल था वो कहाँ चला जाएगा, सोइल के नीचे चला जाएगा और अनअवेलेबल सोल्ट में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अनअवेलेबल सोल्ट में क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर हम बात करें सी से, सी से क्या है, कैटाबोलिज्म। अब कैटाबोलिज्म को याद रखना है काटने से। अब मैडम फ्रेगमेंटेशन में भी तो हमने फ्रेगमेंट ही किए थे, मतलब तोड़े ही थे, कैटाबोलिज्म में भी काट ही रहे हैं। फिर फ्रेगमेंटेशन में और कैटाबोलिज्म में क्या फर्क है, फ्रेगमेंटेशन और कैटाबोलिज्म में एक इंपॉर्टेंट फर्क, एक डिफरेंस जो याद रखना है। फ्रेगमेंटेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस, जबकि कैटाबोलिज्म क्या है, केमिकल प्रोसेस है। यहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस एक्ट करेंगे, वहां पे सिंपल अर्थवॉर्म एक्ट कर रहा है।
अगली अगर हम बात करें ह्यूमिफिकेशन की, ह्यूमिफिकेशन में वर्ड आ रहा है एच, ह्यूमस से याद रखना है। ह्यूमस क्या होता है? डार्क कलर का अमोर्फस सॉलिड होता है जो एक रिजर्वोयर की तरह काम करता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ हमारे घरों में जैसे टंकी होती है अनाज को स्टोर करने के लिए, टंकी होती है, जैसे मान लो उसमें हमने गेहूं डाल दिए हैं, तो अब हमें जितने आटे की जरूरत है उतना ही हम उसमें से निकालेंगे, गेहूं निकालेंगे, फिर उसको पिसवा लेंगे, आटा बन जाएगा। ये तो नहीं है कि एक बार जितनी टंकी में हमने अनाज डाल दिया है, जितने गेहूं डाल दिए, सबको एक साथ ही पिसवा के रख लेते, ऐसा तो नहीं होता। वो रिजर्वोयर की तरह काम करते कि जब जरूरत पड़ेगी तब उसमें से हम गेहूं ले लेंगे और आटा बनवा लेंगे। यहाँ पे भी जो ह्यूमस है वो एक रिजर्वोयर की तरह ही काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ह्यूमस क्या है कि रिजर्वोयर की तरह काम कर रहा है, डार्क कलर का होता है, अमोर्फस सॉलिड होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। लेकिन बच्चों कमाल की बात क्या है कि ये रेजिस्टेंट है, कोलोइडल इन नेचर है। तो इसमें जो बैक्टीरिया और फंगस है, इसमें से सारे मिनरल्स को, सारे न्यूट्रिएंट्स को एक साथ रिलीज नहीं कर पाते, धीरे धीरे रिलीज होते हैं, जो कि अच्छी बात है। अगला स्टेप आता है मिनरलाइजेशन, जो कि नीट में सवाल आया हुआ है। मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि इस ह्यूमस में से अब क्या निकालने शुरू कर देंगे? न्यूट्रिएंट्स को निकालना शुरू कर देंगे। इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस कहाँ पे मिल जाएंगे? सोइल के अंदर मिल जाएंगे। ये पीवाईक्यू आया हुआ है। तो आपको फलचम समझ में आ गया है। एक बार वापस रिकैप करवा देते हैं। फलचम, एफ मींस फ्रेगमेंटेशन है, एल का मतलब लीचिंग है, सी का मतलब कैटाबोलिज्म, एच मींस ह्यूमिफिकेशन एंड देन मिनरलाइजेशन। इसके बाद हम बढ़ते हैं एनर्जी फ्लो के ऊपर। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो के नाम से सीखना मेरे बच्चों, एनर्जी का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। अब एनर्जी का फ्लो कहां से कहां तक हो रहा है? तो एनर्जी का फ्लो लो लेवल से कहां जा रहा है? हाई लेवल की तरफ जा रहा है। उससे भी पहले अगर मैं कहूं एनर्जी कहां से क्या रहा है, तो भैया प्लांट जो है क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। किसकी हेल्प से करते हैं? सनलाइट की हेल्प से करते हैं। क्या सब जगह पे सनलाइट अवेलेबल है? तो कह सकते हैं कि सब जगह पे सनलाइट अवेलेबल है, कुछ एक्सेप्शन भी है। अगर हम कहें डीप सी हाइड्रोथर्मल है जहां पे सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, उसके अलावा जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स की तरह काम करता है एनर्जी के लिए। अगर अभी बात करें तो क्या पूरी की पूरी जो सनलाइट है प्लांट कैप्चर कर लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए? नो बेटा, लेस देन 50%, लेस देन 50%। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, अगले वर्ड आ रहा है। लेस देन 50% जो है सनलाइट का, वो क्या कहलाता है? पार कहलाता है। पार की फुल फॉर्म आनी चाहिए, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है। कि भैया जो पूरी सनलाइट आई है उसमें से लेस देन 50% ही है ऐसा जिसमें फोटोसिंथेसिस किया जा सकता है, बाकी कोई काम का नहीं है। तो अब क्या इस 50% जो भी तुम्हारे पास आए, क्या वो पूरा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा? नहीं, उसका भी 2 से 10% ही प्लांट कैप्चर करता है, जो कि पूरी सनलाइट का 1 से 5% है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। और इतना सा कम जो अमाउंट है एनर्जी का, वो पूरे अर्थ को सस्टेन करे बैठा है। बहुत ही अच्छी बात है ये। एक बार वापस से रिपीट करेंगे। सनलाइट है, सनलाइट कितनी? क्या पूरी की पूरी प्लांट ले लेते हैं? लेस देन 50% क्या कहलाती है? पार कहलाती है। क्या पार का पूरा कैप्चर कर लेते हैं प्लांट्स? नहीं करते हैं। उसमें से भी कितना करते हैं? 2 से 10%, जो पूरी टोटल सनलाइट की कितनी है? 1 से 5% ही है। अगर हम बात करें कैसे ये फ्लो कर रहा है एनर्जी का, तो एक मैं सिंपल फूड चेन बना रही हूँ कि जैसे ग्रास है, ग्रास को किसने खाया? डियर ने खाया है। ग्रास को किसने खाया है? डियर ने। डियर को कौन खा गया है? लायन खा गया है। तो अब सबसे ज्यादा प्लांट है, ये तो प्रोडक्शन करवाएगा, इसको हम प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। अगला कौन है? डियर है। डियर ने सबसे पहले इसको कंज्यूम किया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। अब सबसे पहले किया है तो इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। जो लायन है उसने दूसरी बार किसी को कंज्यूम किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। अगर मैं कार्निवोर पे बात करूं, हर्बीवोर पे बात करूं, तो ये किस पे डिपेंड है? हर्ब्स पे डिपेंड है, हर्ब पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स बोलेंगे। ये इसको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स बोलेंगे। कौन सा कार्निवोर बोलेंगे? प्राइमरी कार्निवोर बोलेंगे। कार्निवोर तो प्राइमरी है, कंज्यूमर कौन सा था? सेकेंडरी था। कंज्यूमर कौन सा था? सेकेंडरी था। कार्निवोर कौन से नंबर पे आता है? प्राइमरी पे ही आता है। अब एनर्जी का फ्लो देख लो, सबसे ज्यादा मान लो 10,000 किलो जूल यहाँ पे एनर्जी है। अगले लेवल पे कितनी जाएगी? सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले लेवल पे जाएगी।
10% लो है ये। किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने दिया था लो। किसने दिया था? लिंडमैन ने ये लो दिया था। ग्रास थी, प्रोड्यूसर है, 10,000 किलो जूल एनर्जी है। अगले लेवल पे कितनी जाएगी? 1000 किलो जूल ही जाएगी। उससे अगले पे कितनी जाएगी? 100 ही जाएगी। कितने ट्रॉफिक लेवल हमारे पास ऐसे हो सकते हैं? मैंने एक वर्ड बोला अभी, ट्रॉफिक लेवल, ध्यान से सुनो। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी एक फूड चेन बनाई है, इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अपना कौन सा प्लेस ऑक्यूपाई कर रखा है, किसके हिसाब से ऑक्यूपाई करते हैं? न्यूट्रिशन के हिसाब से। अगर मैं कहूं कि जो डियर है वो क्या खा रही है? प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो प्लांट पे डिपेंड कर रही है तो वो उसका न्यूट्रिशन है ना कि वो क्या चीज खा रही है, तो किस में आ जाएगी? सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल में आ जाएगी। हर्बीवोर है, किस कौन से ट्रॉफिक लेवल में आएगी? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में। फिर प्राइमरी में कौन आएगा? प्राइमरी में ग्रास आएगी, प्रोड्यूसर आएगा। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएगा? प्रोड्यूसर आएगा। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो आ जाएगा। ट्रॉफिक लेवल एक बार फिर सुन लो, न्यूट्रिशन के हिसाब से कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कौन सा न्यूट्रिशन ले रहा है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी जो जगह है उसको क्या कर रखा है? ऑक्यूपाई कर रखा है। कहाँ पे? फूड चेन के अंदर। अब आगे बात करते हैं। अगला कौन आता है भैया? प्रोडक्टिविटी हो गया है, डिकम्पोजिशन हो गया है, एनर्जी का फ्लो हो गया है। अगला आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हमारे सिलेबस में इतना दे ही नहीं रखा है, वरना तो हम पढ़ते हैं कि भैया फॉस्फोरस होता है, उसके अलावा कार्बन साइकिल भी है, वो इतना कुछ इसमें नहीं दे रखा है। तो इसके आगे हम क्या देख रहे हैं? फूड चेन में ही देख रहे हैं जीएफसी और डीएफसी, कि भैया फूड चेन तो हमने पढ़ ली, तो उसके अंदर क्या जीएफसी डीएफसी ऐसा भी कुछ होता है क्या? हमने तो एनसीईआरटी में पढ़ा है, अभी देख रहे हैं भैया। जीएफसी की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। जीएफसी का मतलब है ग्रेजिंग फूड चेन। जीएफसी की फुल फॉर्म है ग्रेजिंग फूड चेन। डीएफसी की फुल फॉर्म है डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो चल रही है, जैसे कि हम लिखे भैया कि ट्री है, ग्रास लिख देते हैं भैया, ग्रास है, प्रोड्यूसर वाले लेवल पे आ जाएगा। उसके बाद इसको किसने कंज्यूम कर लिया है? डियर ने कर लिया है। डियर के बाद किसने कंज्यूम कर लिया है? लायन ने इसको कंज्यूम कर लिया है। तो ये क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन ही तो चल रही है बेटा, खा ही तो रहा है, ग्रेज ही तो कर रहा है, चर ही तो रहा है, वो क्या कहलाएगी? ग्रेजिंग फूड चेन कहलाएगी। डीएफसी डेट्रिटस फूड चेन, तो कहां से चलेगी? डेट्रिटस से ही तो चलेगी ना। डेट्रिटस क्या बताया था? डेड रिमेन बताया था। इस पे कौन एक्ट करेगा? डीकम्पोजर्स एक्ट करेंगे, तो उससे क्या चल जाएगी? डीएफसी चल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है वो ये आता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जीएफसी मेजर कंड्यूट है या फिर डीएफसी मेजर कंड्यूट है एनर्जी के फ्लो का? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो कौन है? जीएफसी है या फिर डीएफसी है? तो हमें क्या लगता है कि भैया टेरेस्ट्रियल है, मतलब जमीन पे तो ज्यादा ये वाली ज्यादा चलती होगी, तो मतलब कौन सी है? जीएफसी। लेकिन बेटा हम गलत है। टेरेस्ट्रियल के अंदर कौन सी ज्यादा चलती है? डीएफसी ज्यादा चलती है। मेजर एनर्जी के ट्रांसफर कहां से होगा? डेट्रिटस फूड चेन से होता है। अगर हम बात करें एक्वेटिक के अंदर, तो एक्वेटिक में कहां से होगा भैया? जीएफसी से होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो डीकम्पोजर्स है वो बहुत ही नीचे सोइल बेड पे मिलेंगे ना, इसलिए ऐसा है। तो मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल कौन है? डीएफसी है। एक्वेटिक में कौन है? जीएफसी है। फूड चेन बेटा, ये मैंने अभी एक फूड चेन बना के दिखाई। क्या नेचर के अंदर एक सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट भी करती है? नहीं करती है। नेचर में फूड वेब एग्जिस्ट करती है। फूड वेब क्या होता है? वेब का मतलब क्या होता है बेटा? स्पाइडर वेब सुना है? वेब का मतलब ही जाल होता है। जब एक चेन चल रही है तो वो फूड चेन है, दूसरी चेन इसी के साथ जुड़ जाए तो क्या कहलाएगी? फूड वेब कहलाएगी। अब बेटा ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है कि डियर ही खाएगी। रैबिट भी तो खा सकता है, ग्रास होपर भी तो खा सकता है, कोई भी तो खा सकता है। तो जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाए तो क्या बन जाती है? फूड वेब बन जाती है। इंटरकनेक्टेड फूड चेन को क्या बोल देते हैं? फूड वेब बोल देते हैं। उसके बाद जो हमें पढ़ना है भैया कि फूड चेन के अंदर अभी हमने एनर्जी का फ्लो देखा था कि लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाता है। 10% एनर्जी हीट ट्रांसफर होती है। 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई, बाकी कहाँ चली गई? बाकी बेटा 90% जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो गई है। सिर्फ कितनी जाएगी? 10% एनर्जी ही जाएगी। तो ऐसा ये फ्लो जो चल रहा है इधर से इधर फिर इधर, ये कौन सा फ्लो चल रहा है? ये यूनी डायरेक्शन फ्लो चल रहा है। बच्चों नोट करना है इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
यूनी डायरेक्शनल फ्लो चल रहा है बेटा, किसका, एनर्जी का, हमेशा इसी डायरेक्शन में ही फ्लो करेगी। ऐसा नहीं है कि डियर से एनर्जी वापस घास में आ सकती है या फिर लायन से एनर्जी डियर में आ सकती है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा ऐसे ही एनर्जी का फ्लो जाएगा, घास से डियर में ही जाएगी, डियर से लायन में ही जाएगी, इसीलिए इसको यूनी डायरेक्शनल फ्लो भी कहते हैं एनर्जी का। ये समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट हो जाना चाहिए। अगर अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की, तो पिरामिड से भी सवाल आते हैं, ध्यान से सुना, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं। पिरामिड की बात करें तो पिरामिड का एक होता है बेस, एक होता है एपेक्स। पिरामिड देखा है आपने, तो उसमें कुछ ऐसा मिलता है कि एक पिरामिड बनाए तो कुछ ऐसा मिलता है ये। तो इसका जो मैंने बेस बनाया है वो क्या है, ब्रॉड है। बेस कैसा है, ब्रॉड है। जो एपेक्स है, जो टिप है, वो कैसी है, नैरो है। यही पिरामिड है बच्चों, और कोई पिरामिड है ही नहीं, यही है बस पिरामिड। अगर इसमें बात करें कि बेस ब्रॉड है तो भैया मतलब ज्यादा होगा, इसीलिए तो ब्रॉड है ना। और ये एपेक्स कम है, मतलब कोई भैया कुछ तो कम होगा, इसीलिए कैसा आया है, नैरो आया है। तो जो पिरामिड होते हैं, इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से हैं, तीन। पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, पिरामिड ऑफ एनर्जी है। धीरे धीरे एक एक करके सबको देखते हैं कि कौन क्या होता है और कैसे ये होते हैं। सबसे पहला है कौन, पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर पहले नंबर पे आया, ठीक है। तो हमने बोला कि भैया वो अपराइट होता है। जनरली जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो क्या होता है, अपराइट। अब अपराइट क्या होता है, अपराइट का मतलब है ये कि जिसका बेस ब्रॉड होता है और एपेक्स नैरो होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, अपराइट बोल देते हैं। कैसे बताया कि अपराइट होता है, मैंने ऐसे बताया कि जो बेस है, अगर मैं एक फॉरेस्ट की बात करूं तो उसके अंदर जो प्लांट है, प्लांट का नंबर ज्यादा ही मिलता होगा, किसके कंपैरिजन में, हर्बीवोर के कंपैरिजन में। और हर्बीवोर का नंबर ज्यादा मिलता होगा कार्निवोर के कंपैरिजन में। हर्बीवोर का नंबर क्या मिलता होगा ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, कार्निवोर के कंपैरिजन में। तो बेस क्या हुआ, बड़ा हुआ। एपेक्स कैसा हुआ, नैरो हुआ। तो ये कैसा पिरामिड बन गया है, अपराइट। किसका बताया है, ये नंबर वाला बताया है। पिरामिड ऑफ नंबर कैसा बताया है, अपराइट बताया है। लेकिन बेटा ग्रासलैंड के अंदर अगर मैं कहूं कि एक ट्री है, एक बनियन ट्री है, अब बनियन ट्री के अंदर नंबर कितना है, बनियन ट्री का एक है। इसके ऊपर फीड करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो तो बहुत सारे हैं, चिड़िया भी है, कीड़ा भी है, मकोड़ा भी है, भैया बहुत कुछ है यहाँ पे इसको फीड करने वाले। तो क्या बनेगा, ये इन्वर्टेड बनेगा या अपराइट बनेगा। फीड करने वाला कितना है भैया, बहुत सारे। प्रोड्यूस करने वाले कितने हैं, सिर्फ एक है। बनियन ट्री कितना था, एक था। कौन से लेवल पे आएगा, प्राइमरी पे आएगा। इसमें फीड करने वाले कितने हैं, बहुत सारे हैं, वो सेकेंडरी पे आएगा। अगर ऐसा कोई पिरामिड बनता है उसको हम बोलते हैं इनवर्टेड पिरामिड। ऐसे वाले पिरामिड को क्या बोलेंगे, इनवर्टेड पिरामिड बोलेंगे। तो हमने देखा पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, अपराइट होता है, लेकिन वो इन्वर्टेड भी हो सकता है। अगर हम अगले की बात करें पिरामिड ऑफ बायोमास की, बायोमास वेट की बात कर रहा है, इधर से ही देख लेते हैं कि जो प्लांट का है, प्लांट का जो बायोमास है वो ज्यादा मिलेगा। प्लांट तो फॉरेस्ट में बहुत सारे हैं, तो प्लांट का बायोमास क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। किसके कंपैरिजन में, हर्बीवोर में। या मान लो डियर है तो डियर का बायोमास तो कम ही मिलेगा ना प्लांट के कंपैरिजन में। और अगर हम बात करें कार्निवोर की, तो कार्निवोर का तो नंबर ही बहुत कम होता है। अगर मैं कहूँ फॉरेस्ट में मान लो लायन है, तो लायन तो 3-4 ही मिलेंगे, 2-3 ही मिलेंगे। डियर तो बहुत सारी मिलेंगी। तो बायोमास भी उनका क्या मिलेगा, कम मिलेगा। नंबर भी उनका क्या मिलेगा, कम ही मिलेगा। जैसे जैसे हम ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे जाते जाते हैं, एनर्जी तो कम होती ही है, साथ में जो ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर भी कम होता चला जाता है। क्योंकि जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो नंबर कैसे ही बढ़ेगा ना। क्योंकि फ्लो कैसा कर रहा है, यूनिडायरेक्शन कर रहा है। कितनी एनर्जी जा रही है, सिर्फ 10% ही एनर्जी जा रही है। इसलिए जो कोई फूड चेन है इकोसिस्टम के अंदर, तो उसमें कितने ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 5 ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं। आगे अगर हम देखें बायोमास का हो गया है, तो उससे नेक्स्ट कौन सा है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। मैडम आपने इसका हमें कुछ बताया एक्सेप्शन की, इन्वर्टेड भी हो सकता है, क्या इसका भी है, बिल्कुल है बच्चों। बायोमास का भी इन्वर्टेड पिरामिड हो सकता है,
अभी उसके बाद देखेंगे एनर्जी वाले के बाद। एनर्जी में बेटा कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, हमेशा कैसे फ्लो करता है, यूनिडायरेक्शनल लेवल पे ही फ्लो करेगा। 10% एनर्जी ही आगे अगले लेवल पे जाने वाली है, उसके ज्यादा नहीं जाने वाली। बाकी कहाँ चली जाएगी, बाकी हीट की फॉर्म में गायब हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। एनर्जी का हमेशा कैसा रहेगा, यूनिडायरेक्शन ही रहेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी इसी के पास है, अगले के पास 10% जा रही है, उसके अगले के पास इसकी भी 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई है, तो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा कैसा फ्लो करेगा, यूनिडायरेक्शन ही फ्लो करेगा। लेकिन इसका तो है। अगर मैं बात करूं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन का जो बायोमास है वो क्या होता है, कम होता है। फाइटोप्लैंक्टन का जो बायोमास है वो क्या होता है, कम होता है। किसके कंपैरिजन में, जो प्लैंक्टन के कंपैरिजन में, फिशेस के कंपैरिजन में। तो किसका ज्यादा होगा बायोमास, फिशेस का। जो प्लैंक्टन का, इनका क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। किसका कम होगा, फाइटोप्लैंक्टन का कम होगा। कहाँ की बात बताई है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात बताई है। तो क्या एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड हो सकता है, तो हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। अगर इस पूरे चैप्टर को मैं समराइज करूं कि भैया मैंने और क्या क्या बता दिया है, ध्यान से सुना बच्चों, लास्ट में सिर्फ रिकैप करा रही हूँ, एकदम फोकस होके यहीं पे सुना। सबसे पहले हमने पढ़ा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी, इंपॉर्टेंट है, एजी टेंसले ने दी थी, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा इकोसिस्टम होता क्या है, इंटरेक्शन होता है बायोटिक का और एबायोटिक कंपोनेंट का, उसको हमने इकोसिस्टम कह दिया। फिर हमने देखा कि छोटे इकोसिस्टम भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। चाहे कोई भी इकोसिस्टम हो और कहीं पे भी हो, चाहे जमीन पे हो चाहे पानी में हो, चार चीजें उनमें देखने को मिलेंगी। क्या क्या, प्रोडक्टिविटी मिलेगी, एनर्जी फ्लो मिलेगा, डिकम्पोजिशन मिलेगा एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी मिलेगी। हमारी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है शैलो पॉन्ड का, कि भैया एक छोटा सा पॉन्ड लगा लो, उसमें भी सारी चारों की चारों चीजें ही मिलेंगी। उसमें भैया प्रोडक्टिविटी के लिए कौन है, प्रोड्यूसर भी मिलेंगे आपको, एनर्जी फ्लो चलेगा भैया, एक से अगले लेवल पे भी जाएगा, डिकम्पोजिशन भैया उसमें भी तो कोई मरेगा, उसमें भी तो डिकम्पोजर्स मिलेंगे सोइल बेड पे, बिल्कुल भैया, न्यूट्रिएंट्स भी तो रिलीज करेंगे और वो प्लांट्स को मिल जाएंगे, तो सब कुछ मिलेगा। कोई भी इकोसिस्टम हो, चारों चीजें सब में मिलेंगी, चाहे छोटा हो चाहे वो फिर बड़ा इकोसिस्टम हो। उसके बाद हमने क्या सीखा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में हमने क्या देखा, फलचम से याद किया था, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा भैया, एनर्जी फ्लो देखा, किसने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने लो दिया था। कौन सा लो दिया था, 10% लो दिया था, कि हर एक लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। इसको हम यूनिडायरेक्शन फ्लो भी कहते हैं। हमेशा जो एनर्जी है घास से डियर में ही जाएगी, डियर से वापस घास में नहीं आ सकती है। अगर हम बात करें, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, इकोलॉजिकल पिरामिड के तो 3 टाइप के होते हैं, नंबर का होता है, बायोमास का होता है और एनर्जी का होता है। जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो कैसा होता है, अपराइट था, लेकिन वो इन्वर्टेड भी हमने देखा कि ग्रासलैंड के केस में कैसा हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। अगर बायोमास की बात करें तो बायोमास का भी अपराइट था, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर कैसा हो सकता है, ये भी इन्वर्टेड हो सकता है। अगर एनर्जी वाले की बात करें तो एनर्जी वाला कभी भी हमें इन्वर्टेड देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा कैसा मिलेगा, अपराइट ही देखने को मिलेगा। बेटा एक आधी टर्म इसमें ओ दे रखी है, जैसे स्टैंडिंग क्रोप दे रखा है भैया। स्टैंडिंग क्रोप क्या होता है बेटा, वो सीख लेते हैं। स्टैंडिंग क्रोप बेटा जैसे कि स्टैंडिंग क्रॉप से सीखो, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है बेटा। कोई क्रॉप है, उगी हुई है, क्रॉप मतलब फसल, मान लो कि गेहूं की फसल उगी है, बाजरे की फसल उगी हुई है, खड़ी है, लिविंग तो है ना वो। अब उसका हमने क्या देख लिया भैया, सर्टेन कुछ तो मास होगा उसका, लिविंग मटेरियल का, उसी को क्या कह देते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप कह देते हैं। अब उसमें भी दो होते हैं भैया, एक फ्रेश वेट होता है, एक उसका ड्राई वेट होता है। कौन सा ज्यादा अच्छा होता है, ड्राई वेट ज्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों होता है ड्राई वेट ज्यादा एक्यूरेट, क्योंकि उसमें जो वाटर का लेवल है, जो मॉइस्चर है वो नहीं होता ना, इसकी वजह से हम ड्राई वेट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि भैया हाँ ड्राई वेट ज्यादा अच्छा है। अगर लास्ट में बात करें कि ये सब जो इकोसिस्टम हमने पढ़ा, क्या वो सब कुछ एकदम सही बता रखा है, तो बेटा अगर हम कहें कि फूड चेन के अंदर बताया इन्होंने कि फूड चेन होती है, लेकिन बेटा नेचर में तो सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, फूड वेब एग्जिस्ट करती है। डिकम्पोजर्स, हर एक लेवल पे डिकम्पोजर्स आ सकते हैं। अगर हम कहें भैया ग्रास है, अगर हम कहें बेटा ग्रास है, ग्रास को किसने खाया बच्चों, डियर ने खाई, डियर को किसने खा लिया बेटू, लायन ने खा लिया। तो हर एक लेवल पे डिकम्पोजर्स आ सकते हैं, लेकिन डिकम्पोजर्स को कहीं पे इस फूड चेन में जगह ही नहीं मिल रही है। हर एक लेवल पे क्या आ सकते हैं, डिकम्पोजर्स आ सकते हैं, लेकिन सेप्रोट्रोफ को कहीं पे जगह नहीं मिली है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम अपना लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। जब तक के टाटा बाय बाय, बने रहे बिना बायोलॉजी के साथ।